नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट अवश्य करें और ऑल को प्रेस करके रखें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और न्यू लेटेस्ट जानकारी आप तक प्रॉपर्ली पहुंचती रहे। और मित्रों, आगे हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में काफ़ी बड़ी कंटेंट की बात अपन करेंगे, तो आज इस वीडियो में थोड़ा लंबा होगा और आप बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो के कंटेंट की एक दो बात करें तो इसमें सबसे पहले आज का कैबिनेट जो बैठक थी, तो कैबिनेट बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए, उनकी चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें आज दो बड़ी सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर भी बात करेंगे और साथ ही इंडेक्स में निफ्टी जो इंडेक्स है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं उसकी चर्चा करेंगे और दूसरा निफ्टी नेक्स्ट 15 जो इंडेक्स है उसमें कुछ बदलाव होने वाले हैं, उनकी भी चर्चा इसमें करेंगे। तो और देश में जो एक बड़ी जो योजना है जिसमें सरकार ने आज उसे अनुमति दी है उसकी बात भी अपनी इस योजना में इस वीडियो में करने वाले हैं और साथ ही इसमें 6 से 7 आज बड़ी स्टॉक्स की चर्चा भी इसमें अपन करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले रिलायंस से। और रिलायंस का स्टॉक आज करीबन है वो 1 के आसपास यहाँ तेजी देखने को मिली है और रिलायंस है वो लगातार दमदार न्यूज यहाँ देखने को मिल रही है और रिलायंस में है वो एक बड़ा दौर है वो चल रहा है और रिलायंस का स्टॉक्स भी एक मल्टीबैगर स्टॉक्स है वो साबित होने वाला है। यहाँ बड़ी बड़ी अनाउंसेज है वो देखने को मिल रहे हैं और पहले जियो की लिस्टिंग हुई और अब यहाँ एक मर्जर की मेगा मर्जर की है वो न्यूज यहाँ देखने को मिली है। तो रिलायंस में बड़ा एक पार्टनरशिप है, जॉइंट वेंचर है वो रिलायंस ने किया है और रिलायंस ने ये जो जॉइंट वेंचर है वो डिज्नी वर्ल्ड के साथ किया है और इसके साथ रिलायंस की दो टीवी ब्रॉडकास्टिंग जो कंपनियां टीवी 18 उनका भी इसमें मर्जर होने वाला है। तो ये मेगा न्यूज आती हुई देखने को मिल रही है और डिज्नी के साथ जो रिलायंस और डिज्नी की ये जो डील हुई है मेगा जो जॉइंट वेंचर हुआ ये करीबन इसमें डिज्नी जो वर्ल्ड है वो करीबन 8.5 बिलियन मर्जर है ये देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही बड़ा मर्जर है और जो जॉइंट वेंचर इसमें बनेगा रिलायंस का जो नेटवर्क 18 प्लस डिज्नी का जो प्लेटफॉर्म तैयार होगा उसके चेयरपर्सन है वो रिलायंस की जो दिग्गज है मिस नीता अंबानी होने वाली है। तो नीता अंबानी जो नया जो जॉइंट वेंचर बनने वाला है रिलायंस और डिज्नी का, डिज्नी प्लस रिलायंस का जो जॉइंट वेंचर होगा वो करीबन उसकी जो वैल्यू है वो 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो लेकर के रिलायंस ग्रुप आ रहा है और नीता अंबानी है वो इस जॉइंट वेंचर को लीड करने वाली है। और रिलायंस का ये जो बहुत ही बड़ा नेटवर्क है 120 टीवी चैनल्स और 2 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का रिलायंस और डिज्नी का जो मेगा जॉइंट वेंचर है देखने को मिल रहा है और देश की जो ब्रॉडकास्टिंग जो इंडस्ट्रीज है उसमें एक बड़ा तहलका है वो रिलायंस ने मचा दिया है। तो डिज्नी प्लस रिलायंस की जो जॉइंट वेंचर है इसमें रिलायंस करीबन 22,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगा, वहीं डिज्नी इसमें 8.5 बिलियन का मर्जर है वो ये होते हुए देखने को मिलेगा और इसको जॉइंट वेंचर को लीड करने वाली है रिलायंस ग्रुप की मिस नीता अंबानी। तो बहुत ही दमदार न्यूज है ये मार्केट में देखने को मिल रही है। और जो जॉइंट वेंचर है वो मीडिया जो इंडियन मीडिया जो बिजनेस है ये करीबन सबसे बड़ी वैल्यूएशन वाली कंपनी है वो यहाँ देखने को मिलेगी। करीबन जो जॉइंट वेंचर है वो 70,350 करोड़ से ज़्यादा का जॉइंट वेंचर होगा। तो एक देश का जो मीडिया जो बिजनेस है उसमें एक बड़ा मेगा मर्जर है वो सामने आया है और इसके चलते आज रिलायंस पर भी बड़ा एक्शन देखने को मिला था। तो रिलायंस को भविष्य के शेयर के लिहाज से रखें और रिलायंस से जिस तरह से जियो अलग हुआ है और जियो में आज नई ऊंचाइयां वो देखने को मिलेंगी जियो फाइनेंस में। तो इसका जो बड़े बिजनेस है वो लॉन्च आगे भी होते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही रिलायंस में जो आगे भी काफ़ी स्ट्रीम्स है इसमें इस कंपनी में देखने को मिलेगी, कई बिजनेस इससे अलग होने वाले, कई कंपनियां लिस्टिंग होगी। तो भविष्य में इसका बड़ा फायदा है वो शेयर होल्डर्स को होगा। तो इससे जियो का बिजनेस अलग होगा, साथ ही इसमें जो ग्रीन एनर्जी का बिजनेस अलग है और रिटेल जो रिलायंस का रिटेल जो बिजनेस है वो भी कभी लिस्टिंग होगा। तो इन सभी का भविष्य में बड़ा फायदा जो रिलायंस के शेयर होल्डर्स को मिल सकता है। तो रिलायंस में आप हैं तो इसे बनी रही है लॉन्ग टर्म के लिए, इसमें एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक से साबित होगा। और मित्रों बात कर लेते हैं अगले शेयर में वेदांता की। वेदांता का स्टॉक हालांकि आज 2.5% की तेजी में देखने को मिला है और पिछले दिनों वेदांता पर भी कुछ दो अपडेट देखने को मिले थे। वेदांता की जो स्टॉक्स पर थी जो ब्रोकरेज थे उन्होंने रेटिंग रिवीजन किया था, कुछ टारगेट भी अपग्रेड हुए थे और वेदांता ने ये एम्स किया था करीबन जो कर्जा है वो 3 बिलियन जो कर्जा है $3 बिलियन का जो कर्जा आने वाले 3 सालों में कम करेगा। तो इसके चलते यहाँ एक्शन देखने को मिला था। लेकिन आज बाजार में न्यूज़ के दौरान बाजार के दौरान ही और सुप्रीम कोर्ट से वेदांता ग्रुप को बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वेदांता की जो पुरानी जो इसका जो कॉपर जो प्लांट है उसे फिर से ओपन नहीं किया जा सकता। तो इसको लेकर के वेदांता को कल के लिए अपन इसे रडार पर रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को और उसका जो कॉपर प्लांट है उसको फिर से चालू करने से मना कर दिया है। और जो वेदांता का जो कॉपर प्लांट है वो करीबन स्टारलाइट जो कॉपर प्लांट है तमिलनाडु में है उसको रीओपन करने से सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मना कर दिया है। तो वेदांता को कल के लिए रडार पर रखें और बड़ा एक्शन है वो वेदांता पर देखने को मिल सकता है। और तो वेदांता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। स्टारलाइट प्लांट को फिर से खोलने की जो याचिका लगाई गई थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो कल के लिए इसे अपने रडार पर रखें वेदांता को भी। और मित्रों 2 IPOs की बात कर लेते हैं जिनका आज आखिरी दिन था सब्सक्रिप्शन का और बहुत ही दमदार एक्शन देखने को मिला। तो पहले IPO की बात करें तो इसमें प्लेटिनम इंडस्ट्रीज का और प्लेटिनम इंडस्ट्रीज का जो IPO है ग्रे मार्केट में बड़ा तहलका मचा रहा है। IPO पर काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा बरस रहा है और प्लेटिनम इंडस्ट्रीज जो IPO था आज इसका अंतिम दिन था और अंतिम दिन करीबन ये 99 गुना बढ़ा है और ग्रे मार्केट में इस कंपनी का जो शेयर है ग्रे मार्केट में काफ़ी उछाल दे रहा है। और इसके GMP की बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ये 88 रुपये के प्रीमियम पर आज है वो ट्रेड कर रहा है। और यदि इस हिसाब से अगर देखें तो प्लेटिनम इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो करीबन 259 रुपये के भाव पर लिस्ट हो सकता है। और यदि ऐसा हो जाता है कि करीबन ये 259 रुपये पर ट्रेड होता है, लिस्टिंग इसकी होती है, तो इसमें केवल निवेशकों को 51 से 52% का निवेश इसमें
मुनाफा हो सकता है। तो प्लेटिनम इंडस्ट्रीज के आईपीओ की लिस्टिंग की बेसब्री से इंतजार रहेगा सभी को। बड़ी लिस्टिंग हो सकती है और करीबन ये इशू है वो 99 गुना बढ़ा है। इसी के साथ दूसरे अगर आईपीओ की बात करें तो इसका भी आज अंतिम दिन था हेक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स का, और ये आईपीओ भी बाजार में इसने भी दमदार उपस्थिति दी है और आज इसका भी अंतिम दिन था सब्सक्रिप्शन का, और ये करीबन ये भी 129 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। और इसकी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में शेयर की ग्रे मार्केट में काफ़ी मांग है, डिमांड है इसकी, और 109% की प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। ग्रे मार्केट में इसका जो प्रीमियम चल रहा है वो 109% चल रहा है। और इस तरह से अगर ये लिस्टिंग हो जाती है तो करीबन ये लिस्टिंग इसके इशू प्राइस जो इशू प्राइस रखी गई है उससे डबल पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो दोनों आईपीओ की ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम है वो दमदार चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी लिस्टिंग है वो कितनी पर होती है, और सब्सक्रिप्शन बहुत ही दमदार मिला है। 129 और 99 गुणों का दोनों ही आईपीओ को अच्छा दमदार है वो रिस्पॉन्स मिला है। तो अब लिस्टिंग पर देखते हैं कितना इसमें प्रीमियम मिलता है मुनाफा। और बात करेंगे अब इंडियन इकोनॉमी की। मित्रों, इंडियन इकोनॉमी पर आज दो बड़े न्यूज है वो देखने को मिल रहे हैं, तो उनको भी कवर कर लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो जीडीपी की, तो जीडीपी का ये Q3 क्वार्टर चल रहा है, और Q3 जो क्वार्टर है दिसंबर जो तिमाही अभी जो समाप्त हुई है उसके लिए जीडीपी के जो डाटा आने वाले हैं उसकी बात करें तो Q3 जो जीडीपी का डाटा है बहुत ही शानदार डाटा देखने को मिला है। और लोकसभा चुनाव से पहले जीडीपी में काफी दम दिखा है, और दिसंबर जो तिमाही समाप्त हुई है उसमें जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 8.4% रही है। यानी आज जो अभी दिसंबर तिमाही का जो क्वार्टर है उसमें जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ करके आई है करीबन 8.4। और पिछली अगर की बात करें तो इसमें अनुमान था दिसंबर तिमाही में का जो रिजर्व बैंक ने दिसंबर तिमाही का जो अनुमान दिया था वो करीबन 7% का दिया था। तो और एसबीआई बैंक ने जो अनुमान भी दिया था वो करीबन 6% का था। तो आरबीआई और एसबीआई बैंक दोनों के अनुमान से काफी बढ़कर की ग्रोथ आई है, और ये और जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आई है, तो इसके अलग मायने निकाले जा रहे हैं। करीबन ये 8.4% आई है। तो इसका जो आज डाटा रिलीज हुआ था इसका एक इफेक्ट आज मार्केट में रिकवरी पर भी देखने को मिला है। तो ये डाटा है वो काफी मायने रखता है मार्केट के लिए। तो आज दिसंबर तिमाही के लिए जो जीडीपी डाटा है वो करीबन 8.4% रही है। तो अगर पिछले महीने की बात पिछले क्वार्टर की बात करें Q2 2023 तो जो सितंबर 23 में जो तिमाही समाप्त हुई थी उसमें जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो 7.6% थी। तो इससे बढ़कर के 7.6 से बढ़कर के 8.4 आई है। तो बहुत ही शानदार ग्रोथ है वो यहाँ देखने को मिली है। साथ ही अगले डाटा की अगर बात करें तो इसमें इंडियन इकोनॉमी की रियल जीडीपी ग्रोथ और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ देखिए आज इसमें Q1 में जहाँ वास्तविक जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो 8.2 थी, और Q3 में बढ़कर के ये 8.4 हो गया। यानी लगातार 3 क्वार्टर से जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़कर के आ रही है, और नॉमिनल जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। Q1 में 8.5 थी, और Q2 में 9.6 थी, और Q3 में ये 10.1 हो गई है। तो बहुत ही इंडियन जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है बहुत ही दमदार ग्रोथ रेट है वो देखने को मिल रही है। इसका प्रभाव है वो आपको मार्केट में रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अगले आंकड़े की बात करें तो देश में 8 जो कोर सेक्टर है, देश के जो 8 कोर सेक्टर्स हैं उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी देखने को मिली है। और ये डाटा जो आया कोर सेक्टर्स के उत्पादन का जो डाटा है वो भी आज 29 फरवरी को रिलीज हुआ है। तो इंडियन इकोनॉमी का जो कोर सेक्टर्स है उनका जो डाटा है वो 15 महीने के निचले स्तर पर यहाँ देखने को मिला है। और देश के जो 8 सबसे प्रमुख जो सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ है वो जनवरी महीने में घट करके कितनी रही है, 3.6% रही है, जो पिछले 15 महीनों का सबसे निचला स्तर है। साथ ही इसमें अगर देखेंगे कि दिसंबर 23 में कोर सेक्टर की ग्रोथ थी वो 4.9% रही थी, यानी दिसंबर के लिए दिसंबर महीने के लिए। और अब ये जो डाटा है वो जनवरी के लिए है, तो ये पिछले 15 महीनों का निचले स्तर पर आया। तो ये दो स्थितियां अलग देखने को मिली। एक तरफ जीडीपी का जो डाटा है वो काफी बढ़कर के आ रहा है, ग्रोथ रेट है वो बड़ी हुई देखने को मिल रही है। वहीं जनवरी के महीने में जो डाटा आया है वो थोड़ा कमजोर देखने को मिल रहा है। हालांकि दोनों का इनसे कोई रिलेशन नहीं है। जो जीडीपी डाटा है वो Q3 क्वार्टर के लिए है, और ये जो 8 कोर सेक्टर्स की जो ग्रोथ का डाटा है वो जनवरी के लिए है। तो जनवरी वाला डाटा अगले क्वार्टर में शामिल होगा। तो ये दोनों आंकड़े हैं वो अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। और मित्रों बात करेंगे आज कैबिनेट की जो मीटिंग रखी गई थी जिसमें 2 से 3 बड़े डिसीजन लिए गए, उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। पहले डिसीजन की बात करें तो देश में जो चिप सेक्टर को लेकर के एक बड़ी है वो डिसीजन है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। और जो चिप जो वो जो हर जो सेक्टर में सेक्टर इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो इंडिया में भी अब एक बड़ा चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और दूसरा जो कैबिनेट की तरफ से डिसीजन लिया गया है वो रूट सोलार जो योजना थी जिसकी घोषणा बजट में की गई थी, आज उसे कैबिनेट में अनुमति दे दी गई है और योजना है वो शुरू हो गई है। तो उसके लिए अपन रूट सोलार योजना की अगर बात करें तो कैबिनेट ने जो इसे PM सूर्य घर योजना नाम दिया गया है, और मुफ्त बिजली की एक योजना है, और इसके जरिए करीबन 1 करोड़ घरों की छतों पर है वो सोलर पैनल लगवाए जाएंगे। और करीबन जो योजना है उसके लिए कुल 75,000 करोड़ का बजट है वो बजट की मंजूरी आज कैबिनेट में दी गई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज ये जो फैसला लिया गया है। और काफी बड़ी योजना है ये, और सोलर पावर सेक्टर के लिए, और 75,000 करोड़ रुपए का बजट है वो इसमें इस योजना के लिए पास आउट कर दिया गया है। तो रूट जो परियोजना है इसके लिए अब इरेडा को है वो काफ़ी फोकस में रहने वाला है, क्योंकि इसके लिए वित्तीय जो व्यवस्था है वो इरेडा ही करेगा। फाइनेंस की जो व्यवस्था करीबन तो आज इरेडा का जो स्टॉक्स था यहाँ भी करीबन 1.5% की तेजी है वो यहाँ देखने को मिली है। और पिछले 1 महीने में देखें तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का जो स्टॉक्स है करीबन 19% डाउन यहाँ देखने को मिला है। तो निचले सिरे से अगर देखें तो ये काफ़ी नीचे स्टॉक्स आ चुका है, और अब यहाँ से आगे इसमें फिर से और रिकवरियाँ देखने को मिल सकती है। पिछले 1 महीने की तुलना में स्टॉक्स 19% डाउन है, हालांकि फिर भी इसके रिटर्न काफ़ी बेहतर रिटर्न यहाँ देखने को मिल रहे हैं। 18 से 20% डाउन होने के बावजूद पिछले 6 महीने में 152% का रिटर्न है वो इरेडा ने दिया है। तो यहाँ मल्टीपल स्टॉक्स अब तक साबित हुआ है, और आगे भी इस योजना के चलते आगे भी ये स्टॉक्स फोकस में रहने वाला है। तो फिर से एक बड़ी तेजी इस पर यहाँ बन सकती है। दूसरी बड़ी बात करें तो आज इरेडा के
साथ ही आज ये स्टॉक्स की बात करें, इसमें पैसालो का स्टॉक्स था आज, ये भी एक आज इरेडा की वजह से आज फोकस में रहा और यहाँ करीबन 17% का हुआ सर्किट स्टॉक्स में देखने को मिला। कल पैसालो डिजिटल को और इरेडा से एक बड़ा ऑर्डर मिला था इसको। पैसालो डिजिटल से जम्स इरेडा ट्रिगर्स, और पैसालो डिजिटल का जो स्टॉक्स था आज करीबन ऑल टाइम हाई करते हुए देखने को मिला। और पैसालो जो डिजिटल है वो फोकस में इसलिए यहाँ देखने को मिला इसको इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से, और करीबन 200 करोड़ का रुपए का यहाँ ऑर्डर है, इनको रिसीव हुआ है। और ये ऑर्डर इस बाबत रिसीव हुआ है जो लीडिंग ई मोबिलिटी जो सेक्टर है और रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है उसके लिए, और इसमें साथ देने के लिए और अपना जो योगदान है इस सेक्टर में ई व्हीकल्स जो सेक्टर है उसे प्रमोट करने के लिए, और पैसालो डिजिटल भी को और इरेडा साथ लेकर आया है। और इसके लिए उन्होंने जो पैसालो डिजिटल है उसे करीबन 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। तो दोनों ही कंपनियां हैं वो जो ई मोबिलिटी सेक्टर है और ई व्हीकल जो सेक्टर है उसे प्रमोट करने के लिए, और ये बड़ी डील थी वो इरेडा और पैसालो के बीच हुई थी, और जिसके चलते आज स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखने को मिली। और दूसरा रीजन और भी है कि पैसालो डिजिटल में तेजी इसलिए भी देखने को मिल रही है, किसी स्टॉक्स में 20 मार्च को और यहाँ बोनस का अनाउंसमेंट होगा, और बोनस शेयर की एक्स डेट रखी गई कंपनी की तरफ से 20 मार्च, तो 1:1 की रेशो में, यानी एक के बदले एक बोनस शेयर है वो पैसालो डिजिटल में मिलने वाला है। तो दो न्यूज़ के चलते यहाँ आज सर्किट वो देखने को मिला है। और पैसालो डिजिटल की बात करें तो पिछला जो 6 महीना है बहुत ही शानदार निकला है, और यहाँ करीबन है वो 190% से ज़्यादा का रिटर्न है वो पैसालो में देखने को मिला। तो पैसालो डिजिटल भी एक एनबीएफसी बेस्ड कंपनी है, जिस तरह से इरेडा कंपनी है वैसे ये भी एक फाइनेंस कंपनी है, और दोनों इरेडा ने इसको साथ लिया है ताकि ई मोबिलिटी सेक्टर है उसमें अपने योगदान को दे सकें। और इसी के साथ अगर जो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, उसके चलते टाटा पावर भी ये भी फोकस में रहने वाला है, क्योंकि रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट में अगर निजी सेक्टर में देखें तो टाटा पावर सबसे लीडिंग कंपनी है, रूफटॉप सोलर में सबसे आगे चल रही है, तो टाटा पावर को भी अपने रडार पर रखें। और यहाँ आज के सेशन में यहाँ भी 2% की तेजी देखने को मिली है। और आज का जो कैबिनेट जो बैठक था उसमें दूसरा जो बड़ा डिसीजन था वो चिप प्रोजेक्ट के लिए लिया देखने को मिला, और देश में जो चिप की मैन्युफैक्चरिंग है उसको मैन्युफैक्चरिंग स्टेब्लिश के लिए 3 प्लांट्स की आज मंजूरी दी गई है, जिसमें 2 जो बड़े प्लांट है वो टाटा के द्वारा लगाए जाने वाले हैं कुल मिलाकर के, और चिप मेकर के रूप में 3 जो प्लांट्स हैं उनको कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली है, जिनमें 2 जो प्लांट है उनके प्रपोजल है वो टाटा ग्रुप की तरफ से दिए गए थे, और टाटा को देश में 2 बड़े जो प्लांट हैं वो टाटा लगा रहा है। तो टाटा का जो जॉइंट वेंचर है वो देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाएगा, जिसके प्रस्ताव को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और इसके अलावा टाटा का ही एक जो प्रपोजल था उसे भी मंजूरी दी गई है, और इस तीनों जो चिप जो प्लांट्स लगेंगे देश में, इससे कुल मिलाकर के 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये भी एक आज कैबिनेट में बड़ा अप्रूवल लिया गया। तो अगर इसकी टाटा के प्लांट की बात करें तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावर जो चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन जो जिसको पीएसएमसी के नाम से जानते हैं, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पीएसएमसी के बीच एक जॉइंट वेंचर के रूप में चिप फैब्रिकेशन प्लांट को मंजूरी दी गई है। और ये जो प्लांट है वो गुजरात के धुलेरा में लगने वाला है, और करीबन इसमें टाटा ग्रुप 51,000 करोड़ का निवेश करने वाला है। तो बहुत ही बड़ा चिप प्लांट है वो स्टेब्लिश होगा। ताइवान की कंपनी है वो जो पीएसएमसी है वो ताइवान में 6 चिप फाउंड्रीज है प्रोजेक्ट चलाती है, और गुजरात में जब ये प्लांट चलेगा तो इससे करीबन 50,000 वेफर्स बनाने की क्षमता है वो इस प्लांट में होगी। इसके अलावा दूसरा जो प्लांट है वो टाटा के द्वारा टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड TSAT के द्वारा प्लांट को मंजूरी दी गई, और दूसरा जो प्लांट है वो असम के मोरीगांव में लगाएगा, और टाटा ग्रुप इस पर 27,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा, और इसकी जो क्षमता है वो करीबन 4.8 करोड़ की होगी। तीसरे प्लांट की बात करें तो जो तीसरा जो प्लांट है वो CG पावर जो ग्रुप है और जापान की रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन मिलकर के लगाएंगे ये तीनों प्लांट, और ये जो प्लांट है वो गुजरात के सानिध्य में लगेगा, और इसमें 7,600 करोड़ रुपए का निवेश इसमें ग्रुप है CG पावर ग्रुप और जापान की रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन और थाईलैंड की स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये 3 ग्रुप मिलकर के सानिध्य गुजरात में तीसरा बड़ा प्लांट है वो चिप मेकर का लगाएंगे। तो कुल मिलाकर के 3 बड़े प्लांट है वो चिप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगने वाले हैं। और मित्रों बात करेंगे जियो फाइनेंस की, और जियो फाइनेंस के स्टॉक्स भी आज यहाँ पॉजिटिव देखने को मिला था। तो जियो फाइनेंस पर भी कुछ बड़ी न्यूज़ है वो देखने को मिली है, और पिछले 1 महीने में जियो फाइनेंस का जो स्टॉक्स है करीबन 23 से 24% दौड़ चुका है। तो जियो फाइनेंस में ये तेजी क्यों देखने को मिल रही है, इसके पीछे भी कुछ बड़े कारण से वो देखने को मिले। पहला तो ये कि जियो फाइनेंस है वो एक अग्रेसिव रूप से और अपने जो नए बिजनेस है उनमें एंट्री चीज़ की होती हुई देखने को मिल रही है। तो जियो फाइनेंस की बात करें तो आज पहला तो NSE की तरफ से एक बड़ा न्यूज़ है वो कवर किया गया कि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में इसको शामिल किया जा सकता है। तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ है, और अगर ऐसा होता है तो इसमें भी काफ़ी इन्फ्लो आएगा इसमें। और जियो फाइनेंशियल के साथ ही 3 से 4 अन्य कंपनियां भी नेक्स्ट 50 में शामिल हो सकती हैं, उनमें REC, PFC, IRFC और अडानी पावर, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल हो सकते हैं। तो ये 5 कंपनियां हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल होंगी। तो 5 शामिल होंगी तो 5 कंपनियां इससे आउट भी होंगी, जिनमें प्रमुख कंपनियों का नाम ये है। आउट होने वाली कंपनियों में अदानी विल्मर, मुथूट फाइनेंस, PI इंडस्ट्रीज और PGHH, प्रोक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन। तो ये नेक्स्ट 50 से बाहर निकल सकती हैं, ऐसा देखने को मिल सकता है। और
साथ ही जियो फाइनेंशियल पर पिछले महीने भी एक बड़ा न्यूज़ देखने को मिला था कि जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कंपनी है वो म्यूचुअल फंड बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, और इसके लिए शुरुआत करने के लिए उन्होंने सेबी के पास अपने दस्तावेज दाखिल कर दिया। तो जियो पर बड़ी न्यूज़ है वो देखने को मिल रही है, जिसके चलते पिछले एक महीने से जियो फाइनेंस के स्टॉक्स में वो लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तो जियो फाइनेंशियल भी अग्रेसिव रूप से अपने बिजनेस को काफ़ी बड़े लेवल पर बढ़ा सकता है, और काफ़ी बड़ा ग्रुप है रिलायंस का, तो इसे अपनी इस बड़े ग्रुप का फायदा इसे पूरा मिलेगा। और कौन कौन से बिजनेस में आगे आता है उसी तरह से इसमें आगे भी तेजी देखने को मिलती रहेंगी। तो जियो फाइनेंस में भी लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। और मित्रों बात कर लेते हैं IRFC की। तो IRFC भी ये इसमें नेक्स्ट 50 में शामिल होने वाले स्टॉक्स है, तो इसे भी अपने रडार पर रखें। और NBFC में गवर्नमेंट बेस काफ़ी बेहतर कंपनी है। REC की बात करें तो यहाँ भी आज 4% की तेजी देखने को मिली है, और REC भी है, REC जो है वो भी नेक्स्ट 50 का शामिल हो सकता है। PFC भी नेक्स्ट 50 में शामिल होगा, और अडानी पावर, ये कुछ 4 स्टॉक्स थे जो नेक्स्ट 50 में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ये न्यूज़ भी यहाँ आज कवर होते हुए देखने को मिला था। IRFC, अडानी पावर, जियो फाइनेंस, सीरेडा, जे वाला जी शेयर ये फोकस में रहने वाले हैं। और पिछले अगर अडानी पावर की बात करें तो पिछले 6 महीने में स्टॉक काफ़ी रिकवर हो चुका है, यहाँ करीबन 66 से 67% की तेजी पिछले 6 महीने में देखने को मिली है। और मित्रों लेटेस्ट लास्ट और स्टॉक्स की बात करेंगे मारुति की। मारुति का स्टॉक आज करीबन 1.5% की तेजी में देखने को मिला है, और मारुति पर एक बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है कि आज मारुति के जो चेयरमैन है उन्होंने ये कहा है कि कंपनी है वो हर साल करीबन 40 लाख कारों का प्रोडक्शन करेगी। तो देश की जो सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मारुति सुजुकी, और इसने अपने साइज को लगभग डबल करने की तैयारी में अपनी जो प्रोडक्शन जो कैपेबिलिटीज है, क्षमताएं हैं, उनको बढ़ाकर करीबन डबल करने वाली। आज कंपनी के जो चेयरमैन है RC भार्गव, उन्होंने बताया कि कंपनी का जो इरादा है वो 2030 तक हरियाणा और गुजरात के जो कंपनी के जो प्लांट्स हैं उनके जरिए करीबन 40 लाख कारों का सालाना उत्पादन करने का उनका लक्ष्य है, टारगेट है। और कंपनी का जो मौजूदा अगर प्रोडक्शन देखें तो वो करीबन 22.5 लाख यूनिट का है। तो इस 22 लाख यूनिट कारों के प्रोडक्शन को वो करीबन 22 से बढ़ाकर के 40 लाख कर सकते हैं। तो इसे भी मारुति को भी कल के लिए अपने रडार पर रखें। और अगर बात करें तो RC भार्गव ने साथ में ये भी कहा था कि मारुति जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस करने में काफ़ी सुस्त रही है, और कंपनी के चेयरमैन ने इस बात से अपनी असहमति जताई है कि भारत के कार खरीदारों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल एक मुख्य चॉइस होना चाहिए। उन्होंने आज ये कहा कि मुझे नहीं लगता कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल कार खरीदारों के मुख्य पसंद बन सकता है, और के रेटिंग्स के अनुमानों के मुताबिक देश में बेची जाने वाली हर 100 में से 6 जो गाड़ियाँ होती हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं। पिछले एक साल में मारुति का जो शेयरों की परफॉर्मेंस है वो M&M और टाटा मोटर्स के मुकाबले थोड़ी वीक रही है। इसका एक कारण ये है कि टाटा मोटर्स और M&M है वो ऑलरेडी EV सेक्टर पर, ई व्हीकल्स पर है वो अपने आप को मॉडिफाई कर चुके हैं, लेकिन मारुति ने अभी ई व्हीकल्स को लेकर के कोई तैयारी नहीं दिखाई है, और उनके निकट भविष्य में भी ऐसा लगता नहीं है कि ई व्हीकल्स में इनकी गाड़ियाँ आएंगी। तो ये कंपनी के चेयरमैन है वो भी एक तरह से ई व्हीकल्स पर नेगेटिविटी रखते हैं। तो आगे देखने वाली बात होगी कि कितना मार्केट शेयर है वो इनके हाथ आता है। तो कल के लिए मारुति को अपने रडार पर रखें। और पिछले एक साल के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो मारुति का जो स्टॉक है वो 32% है वो दौड़ चुका है। तो मारुति अगर की स्टॉक से बात करें तो नॉन ईवी सेगमेंट में देखें तो नॉन ईवी सेगमेंट में मारुति देश की सबसे लीडिंग कंपनी है, और सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ है वो बेचती है। लेकिन ईवी में इनकी जो सेल है वो शून्य है, और कई भविष्य के बिजनेस के साथ इनको चलना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मर्सिडीज़ का भी यही हाल हुआ था, तो समय के साथ चलना पड़ता है। तो इस स्टॉक्स को व्हीकल के लिए आप रडार पर रखें। तो इनके जो चेयरपर्सन है वो उनका बयान भी देखने को मिला है कि ई व्हीकल में ये काफ़ी वीक देखने को मिल रहा है। तो सो मारुति को भी कल के लिए अपने रडार पर रखें। तो मित्रों आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी बड़ी जानकारी इसमें कवर की गई है। तो वीडियो को जरूर कवर करें, और जो मित्र लोग पहली बार चैनल को विजिट करें वो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहे। आप चाहें तो वीडियो को शेयर और लाइक भी अवश्य कर सकते हैं, आपका शेयर और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।